एस लर्निंग प्लेटफॉर्म की टीम की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स का पार्ट 3। इससे पहले मैंने प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को पहले देख लीजिए, जिससे आपको ये पार्ट यानी कि पार्ट 3 आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि 125 मीटर और 115 मीटर लंबाई की दो गाड़ियां समानांतर लाइनों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः स्पीड दे रखा है 33 और 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। उन्हें आपस में मिलने के क्षण से एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि दो ट्रेनें हैं और अगर ट्रेन में मान लो इनको कि ये एक ट्रेन है ए, ये इस तरफ जा रही है और इसकी स्पीड दे रखी है 33 किलोमीटर पर आवर, और एक समानांतर दूसरी ट्रेन है कहीं ये, और ये इस ओर आ रही है। तो एक बार दोबारा पढ़ें तो ये इतने चाल चली, उन्हें आपस में मिलने के क्षण से एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ कहीं मिलती हैं अगर ये, तो जब मिलेंगी और फिर जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो मान लीजिए ये ट्रेन यहाँ पे आ गई मान लीजिए, ठीक है, और ये ट्रेन कुछ समय बाद इस टाइम पे आ गई, यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे जब आएगी तो ये मिलेंगी, और मिलने के बाद कहा है कि मिलने के क्षण से एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अगर जब एक दूसरे को ये पार करेंगे, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ ये कंडीशन कि यहाँ पे ये हुई और दूसरी ट्रेन ये रही, ये यहाँ पे एक दूसरे को पार की। तो अगर मैं इसको ए नाम दूँ तो यहाँ तक ये कुछ सेकंड बाद ए है, ये बी है, ये बी है, ये मिलने का क्षण है। एक सेकंड मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा, ये पार्ट मैंने इरेज कर दिया। और मिलने के बाद से जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, यानी ए की पोजीशन ये हो गई और बी की पोजीशन ये हो गई, तो हमसे यही पूछा है कि उन्हें आपस में मिलने के क्षण से, यानी इस क्षण से लेके एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। इसके पहले के दो पार्ट में हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं कि जब भी दो ट्रेनें क्रॉस करती हैं तो जो डिस्टेंस हम लेते हैं तो वो उन दो ट्रेन्स के लेंथ का सम होता है। यानी अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हो जाएगा रेल ए का लेंथ प्लस रेल बी का लेंथ, यानी आर ए और आर बी मतलब इन दोनों का लेंथ है, जो कि हमें 125 मीटर और 115 मीटर दिया है। ध्यान दीजिए ये मीटर में है और स्पीड जो दे रखा है ये किलोमीटर पर घंटे में है। और हमसे पूछा है क्या है कि उन्हें आपस में मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछा है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम रख देते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा वो दोनों लेंथ, ट्रेन के लेंथ का सम, और स्पीड क्या होती है, जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही हैं या एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो उस समय रिलेटिव स्पीड काम करती है, और उस केस में हम लोग स्पीड जोड़ देते हैं, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ये हमारी स्पीड हो जाएगी। ये स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना दे रखा है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है। तो यानी 33 प्लस 39 ये हो जाएगा 60 और 12 72, ये 72 किलोमीटर पर आवर में आया है। इसे हम लोग चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में, यानी कि छोटे से जा रहे हैं, नहीं छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, तो यानी बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में जा रहे हैं तो इसलिए छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 18 चौके 72 और 4 पचे 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड आ गई। और हमारा डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, यानी डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 125 प्लस 115 मीटर, यानी हो जाएगा ये 200 और ये 25 15 40, यानी 240 मीटर। और टाइम हमसे पूछा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने अभी निकाला, दोनों ट्रेन्स के लेंथ का सम, यानी 240, और स्पीड निकाला 20। इसको बस 0 से 0 और ये 2 से ये 12 टाइम्स चला जाएगा, यानी 12 सेकेंड, क्योंकि ये सब मीटर पर सेकेंड और मीटर में आ गया है। तो जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 12 सेकेंड। यानी ट्रेन जब एक दूसरे को इस पॉइंट पे कहीं मिलेंगी
और मिलने के बाद जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उन्हें पूरा क्रॉस करने में 12 सेकंड का समय लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर पर घंटा तथा 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चाल वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। तो तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए इस क्वेश्चन में पूरा ट्रेन का जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका पूरी एक सार है। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो दो रेलगाड़ियां हैं एक ही दिशा में चल रही हैं, तो मान लेते हैं ये पहली रेलगाड़ी ए ले लेते हैं जो कि हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है। ये इसकी स्पीड दे रखी है 56 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं 56 किलोमीटर पर घंटा। और दूसरी एक गाड़ी है वो 29 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, मान लेते हैं यहाँ कहीं है। ये 29 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है, यह है आपकी बी। तो लिखा है कि तेज चाल चलने वाली गाड़ी धीमी चाल वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। तो यानी जो ये तेज चाल वाली गाड़ी है ए, ये धीमी चाल वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को, मान लेते हैं एक आदमी यहाँ कहीं है, एक आदमी यहाँ कहीं बैठा है, इसी को क्रॉस करेगी। यानी ए क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है इसीलिए इस गाड़ी को ये क्रॉस कर पाएगी। अगर इसकी स्पीड 29 से कम होती तो ये कभी क्रॉस नहीं कर पाती। ये एक कॉमन सेंस की बात है। तो जब ये क्रॉस करेगी इस आदमी को, मान लेते हैं यहाँ कहीं, ये आती जाएगी यहाँ तक और कुछ सेकंड बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे आके इस ए ने इस आदमी को क्रॉस कर लिया। इसकी स्पीड तो 56 किलोमीटर पर आ रही रहेगी, ये ए है, यानी इस सेकंड के बाद से इस आदमी को इस ट्रेन ने क्रॉस कर लिया। तो हम जब जानते हैं कि जब भी कोई गाड़ी किसी आदमी को क्रॉस करती है तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होता है। अब चूंकि यहाँ पे ट्रेन ए क्रॉस कर रही है बी को, बी में बैठे एक आदमी को क्रॉस कर रही है, तो यानी जो डिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा ट्रेन ए की लंबाई यानी आर ए। और दूसरी बात यह है कि जब क्रॉस करती है तो हम स्पीड जो होता है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, तो जो टोटल स्पीड होगा हमारा वो हो जाएगा S1 डिफरेंस S2, यानी जो बड़ा होगा उसे छोटे को घटा लेंगे क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड काम कर रही है। और ये आदमी को भले ये ट्रेन ए जो है वो क्रॉस कर रही है, लेकिन आदमी ए, ये जो आदमी है वो ट्रेन बी में बैठा है और बी की रफ्तार 29 किलोमीटर पर आ रहा है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो इस आदमी की भी रफ्तार 29 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। जैसे आप किसी बाइक पे बैठे हैं और बाइक 29 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो आपकी भी रफ्तार उतनी ही होगी, तो इसीलिए इस आदमी की भी रफ्तार इतनी होगी। यानी ट्रेन ए एक आदमी को हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्रेन ए एक आदमी को जिसकी रफ्तार 29 किलोमीटर पर आवर है उसको क्रॉस कर रही है। तो उस केस में क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा S1 माइनस S2 का, यानी ये 56 माइनस 29, तो ये हो जाएगा 16 में से 9 गया 7, ये 4 में से 2 गया 2, 27 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे लंबाई पूछी है मीटर में, यानी इसको हम अगर चेंज कर लें मीटर पर सेकंड में तो ये हो जाएगा 27 गुणे 5/18, और इसको और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3 6 18 और ये हो जाएगा 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 15/2 मीटर पर सेकंड ये हमारी रिलेटिव स्पीड आएगी। और हमसे पूछा है कि ट्रेन ए की लंबाई, ट्रेन ए की लंबाई पूछा है हमसे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, वो ट्रेन ए की लेंथ के बराबर होगा यानी आर ए, स्पीड जो होगा ये रिलेटिव स्पीड यानी नेट स्पीड आएगी, वो आ गई 15/2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है ये 10 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो टाइम हमारा आ जाएगा 10, तो ये 2 से 5 में चला जाएगा तो ये 15×5 = 75 मीटर आ जाएगा। यानी जो ट्रेन ए की लंबाई है वो है हमारी 75 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए से एक रेलगाड़ी 7 बजे पूर्वाह्न बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है।
और एक अन्य रेलगाड़ी 8 बजे सुबह बी से ए की ओर 60 किलोमीटर पर घंटा की ओर से चलती है। तो अगर उसको हम फिगर से समझे बना के, तो मान लेते हैं ये ए है, ए से कोई एक रेलगाड़ी है, सुबह 7 बजे चल रही है 7 AM पे, और बी की ओर चल रही है, मतलब यहाँ कहीं बी होगा, और इसकी स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर घंटा। और एक अन्य रेलगाड़ी जो है वो 8 बजे बी से ए की ओर चलती है, मान लेते हैं यहाँ कहीं है, ये बी से ए की ओर 8 बजे चलती है यानी 8 AM पे, और इसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों रेलगाड़ियां सी पर 10 बजे सुबह मिलती हैं, मतलब कहीं ना कहीं मिलेंगी क्योंकि आमने सामने से चल रही हैं। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं सी होगा, कोई एक पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट मान लेते हैं कि सी पे ये दोनों रेलगाड़ियां करीब 10 बजे सुबह मिलती हैं। तो हमसे पूछा है एसी दूरी का बीसी से क्या अनुपात होगा, मतलब ये ट्रेन यहाँ पहुंची, उस केस में मान लेते हैं ये कुछ समय बाद पहुंची होगी, तो ये हो जाएगी ए, और ये ट्रेन यहाँ से चलते चलते आएगी, और यहाँ पे जब ये मिलेगी तो ये मान लेते हैं इस तरफ होगी। तो हमसे पूछा है एसी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एसी, बीसी से क्या अनुपात होगा, यानी बी से लेके सी तक, यानी हमसे एसी अपॉन बीसी पूछा है। तो अगर हम ध्यान दें तो एसी क्या है हमारा, एसी है ट्रेन, मान लेते हैं इस ट्रेन का नाम भी ए है, ट्रेन ए का भी नाम ए मान लेते हैं क्योंकि ये ए पॉइंट से चली है। तो एसी क्या है कि ट्रेन ए द्वारा 7 बजे से लेकर 10 बजे यानी 3 घंटे में ट्रेन ए द्वारा चली गई दूरी, ये एसी है। इसी तरीके से बीसी क्या है कि ट्रेन बी द्वारा 2 घंटे में यानी 8 से लेकर 10 यानी 2 घंटे में चली गई दूरी, ये बीसी हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि हमें निकालना क्या है, तो एसी क्या है हमारा, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब ये एसी है, एसी दूरी तय कर रही है ट्रेन ए, यानी डिस्टेंस क्या होगा हमारा, रेल ए की लेंथ, स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, इसको क्योंकि घंटा में दिया है तो उसको रहने देते हैं। और टाइम जो होगा ये 7 AM से ये 10 बजे मिलती है, यानी 3 घंटे लगते हैं। तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये आवर में है, कैंसिल हो जाएगा किलोमीटर। ये आ जाएगा हमारी एसी की दूरी। इसी तरीके से बीसी की अगर दूरी निकालें तो बीसी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी स्पीड ट्रेन की स्पीड बी और टाइम जो लग रहा है बी को सी तक पहुंचने में। तो ये दूरी है ये हमारी, ये आर बी हो जाएगी यानी रेल ऑफ बी, जो कि हमें निकालना है। स्पीड ऑफ ट्रेन बी दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम 8 बजे चलती है 10 बजे पहुंचती है यानी 2 घंटे। तो ये हो जाएगा 120, ये हमारा क्या है BC, BC इक्वल टू RB, और ये निकाला मतलब BC की वैल्यू 120 आ गई और AC की वैल्यू हमारी 150 आ गई। हमसे पूछा है AC अपॉन BC, तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 120, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, 3 पचे 15, 3 चौके 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जो एक अप्रोच फॉलो करते हैं या सबको अप्रोच फॉलो करना चाहिए, वो होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, AC अपॉन BC पूछा, तो AC क्या चीज़ है, AC डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड इंटू टाइम चाहिए। अब चूंकि स्पीड भी दे रखा था टाइम भी दे रखा था तो हमारा AC आ गया, इसी तरीके से BC आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 और 21 मील प्रति घंटा की गति से चलती हैं। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो मान लेते हैं ए पॉइंट से कोई गाड़ी चलती है जिसका नाम भी ए ले लेते हैं, इसकी रफ्तार कितनी है, ये है 16, यानी 16 से चल रही है। और दूसरी गाड़ी यहाँ पे कहीं बी होगा, मान लेते हैं ए से चल रही है और ये बी से कहीं पे चल रही है, तो बी को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि बी से जो चल रही है वो 21 मील प्रति घंटा की ओर से चल रही है, इसको बी नाम दे लेते हैं। 21 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। उनके मिलने के समय कहीं मिलेगी, मान लेते हैं सी पॉइंट पे मिल रही है, सी पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये मिलेंगी। तो उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी यानी जो बी है वो पहली गाड़ी से यानी ए से 60 मील अधिक चल चुकी होगी। तो बी कहाँ मिलेगी, सी पे, यानी जो BC है वो 60 किलोमीटर अधिक होगा कंपेयर टू AC, यानी ए जहाँ मिलेगी
उससे वो 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी होगी। तो अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो यानी ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू AC प्लस 60, यानी जो दूसरी गाड़ी B जिस जगह पे मिली तो वो A से यानी पहली गाड़ी के मुकाबले 60 मील अधिक चल चुकी थी। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये 60 को हम इधर जोड़ें कि इधर जोड़ें। तो इससे बचने का उपाय ये है कि अगर आप इनइक्वलिटी के टर्म में लिख लें कि BC बता रखा है कि ये AC से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 60। अब इसको इक्वल टू लाने के लिए अब ये ग्रेटर देन है यानी BC की वैल्यू ज़्यादा है और ये कम है, तो इसको हम बराबर जब करेंगे तो छोटे की तरफ हमें जोड़ना पड़ेगा तब जाके ये बराबर होगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर ये लेस देन होता तो हमको इधर लेस वाले में जोड़ना होता तब ये बराबर होता। तो BC इज इक्वल टू AC प्लस 60 आ गया और हमसे पूछा है कि A और B के बीच की दूरी मीलों में क्या होगी, यानी A और B के बीच की डिस्टेंस, यानी हमें A भी निकालना है। ये कंप्लीट यहाँ से लेके A से लेके ये कंप्लीट B तक की डिस्टेंस। तो अगर ध्यान दीजिए तो AB को हम लिख सकते हैं AC प्लस CB या BC कह लें या CB कह लें, बात एक ही है। यानी AC यहाँ से लेके यहाँ तक C, AC प्लस CB यानी BC। AC जो है वो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन A है, यानी A ट्रेन A ने कितनी दूरी तय की है किसी टाइम में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ ट्रेन A यानी A की स्पीड इंटू टाइम, यानी C तक उसे पहुंचने में टाइम कितना लगा है। टाइम दिया नहीं है, स्पीड दे रखा है 16। तो अगर इसको हम नोट करें तो ये हो जाएगी 16 गुणे और ये T, 16 गुणे T, यानी AC की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। इसी तरीके से अगर हम BC निकालें तो BC बराबर हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन B, यानी कि हो जाएगा ये 21 इंटू टाइम। टाइम अब देखिए, अब ध्यान देने की बात ये है कि ये दोनों एक साथ चल रही हैं। मान लेते हैं कि 9 बजे चली होंगी, सुबह 9 बजे चल रही हैं मान लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कंसेप्ट लगाते हैं कि मान लीजिए 9 बजे ये चलती है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रखा है कि ये अलग अलग समय चलती हैं। क्वेश्चन में कहा है कि दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर क्रमशः इतने स्पीड से चलती है और उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी इतने से ज़्यादा ट्रेवल कर जाती है। तो ये भी 9 बजे चली होगी, ठीक है। और जब ये मिली होगी कहीं पे, मतलब 9 बजे दोनों चल रही हैं, जब मिली होगी तो उस समय जो घड़ी में टाइम होगा वो कुछ एक ही हो रहा होगा। मान लेते हैं 11 बज रहा होगा, 11 AM, 2 घंटे बाद मिली होंगी, 11 AM होगा। तो देखिए अब जब मिलेंगी तो उस वक्त जो घड़ी होगी ट्रेन की स्टेशन की, तो उसमें 11 बज रहा होगा। तो पहली ट्रेन कितना टाइम ली, 9 से 11 यानी 2 घंटे का समय ली ये भी, और दूसरी ट्रेन भी 9 से 11 2 घंटे का समय ली, यानी 2 घंटा इधर और 2 घंटा इधर, यानी T बराबर है। मतलब किसी भी समय चलेंगी तो दोनों सेम टाइम लेंगी, तभी एक दूसरे को ये मिलेंगी। और अगर क्वेश्चन में कहता, आगे क्वेश्चंस में होगा कि मान लीजिए ये अलग अलग टाइम पे मिलेंगी, तो ये 9 बजे चलती है, ये 8 बजे चलती है, तो इसको 3 घंटा लगा, इसको 2 घंटा लगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। तो मेन कंसेप्ट ये है कि ये दिया नहीं होगा कि आपको ये कि T की वैल्यू क्या होगी, T सेम होगी कि अलग होगी। लेकिन चूंकि एक समय एक साथ चल रही है, नॉन एक ही साथ स्टार्ट हो रही है, और जब मिलेंगी तो उस वक्त भी जो घड़ी होगी वो एक ही टाइम दिखाएगी, यानी दोनों सेम टाइम लेंगी। तो इसीलिए अगर T यहाँ पे लेते हैं तो ये T यहाँ पे भी होगा, दोनों केस में जो टाइम है वो सेम होगा। अब AC की वैल्यू आ गई हमारी 16T और BC की वैल्यू आ गई 21T, बस T हट जाए हमारा तो आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, जो चीज़ हमें निकालना है पहले वो ले लेते हैं। AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, यानी ये हो जाएगा 16T प्लस BC हो जाएगा 21T। इस इक्वेशन का यूज़ किया है। AC की वैल्यू हो गई 16T और BC की वैल्यू 21T, तो 16 21 हो गया 37T। अब बस T की वैल्यू आ जाए, हमारा AB की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको पाने के लिए जो इक्वेशन दे रखा था कि BC इज इक्वल टू AC प्लस 60, इस फॉर्मूले इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो BC की वैल्यू हो गई 21T और AC की वैल्यू हो गई 16T प्लस 60, इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए। तो 21 में से 16T गया यानी 5T बराबर 60, यानी T की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी 12 घंटे लगते हैं। तो T की वैल्यू 12 घंटे यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 37 गुणे 12, तो 12 सत्ते 84, 8 कैरी, 12 3 36, 36 8 44, यानी 444 मील ये हमारा आंसर हो जाएगा AB की लंबाई।
उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ये समझ में आएगा। कोई अगर कंफ्यूजन लगती है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बना लेते हैं इसको फिगर। मान लेते हैं P और ये कहीं Q है। ये दोनों की जो बीच की दूरी है वो है आपकी 162 किलोमीटर। एक गाड़ी P से Q की ओर प्रस्थान करती है, यानी P से Q की ओर जाती है। मान लेते हैं ये गाड़ी P नाम ले लेते हैं। और उसी समय एक अन्य गाड़ी Q से P की ओर प्रस्थान करती है, मतलब यहाँ से ले लेते हैं, Q से P की ओर प्रस्थान करती है। 6 घंटे के अंत में वे दोनों गाड़ियां मिलती हैं, मतलब कहीं जहाँ मिलेगी, मान लेते हैं यहाँ कहीं मिलती है, तो इस गाड़ी को यानी P को यहाँ तक मान लेते हैं, ये C पॉइंट ले लेते हैं, इस C पॉइंट पे मीट कर रही है। तो यहाँ पे आने में इस P को 6 घंटे का समय लगा है और इस Q को यहाँ पे आने में 6 घंटे का समय लगा है। तो 6 घंटे के अंत में दोनों गाड़ियां मिलती हैं यदि पहली वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलती है। यानी पहली वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर तेज चलती है, तो मान लेते हैं इसकी स्पीड s है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, 8 किलोमीटर तेज है यानी s प्लस 8, यानी इसकी अगर स्पीड 40 है तो इसकी 40 प्लस 8 यानी 48 हो जाएगी। तो Q से चलने वाली गाड़ी की गति क्या है, मतलब ये ऐसे ही हमसे पूछा है कि जब ये दोनों मिलेंगी तो 6 घंटे का समय ले रही हैं यहाँ तक पहुँचने में, और ये जो पहली गाड़ी है वो दूसरी गाड़ी जो है वो पहली गाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज चलती है। तो Q से यानी S पूछा है हमसे, ये वैल्यू पूछा। तो इसको मान लेते हैं कि ये P गाड़ी है और इसको मान लेते हैं कि ये Q गाड़ी है। तो हमसे पूछा है S की वैल्यू, तो स्पीड पूछा है यानी SQ पूछा है, जो कि हमने S मान लिया है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी S की वैल्यू यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, Q ने कितना दूरी तय की है, मान लेते हैं QC अपॉन टाइम उसको 6 घंटे का समय लगा है। और इसी तरह से पहले वाले क्वेश्चन में अगर देखें, पहले वाले क्वेश्चन में कि P जो है वो C तक पहुंचने में उसको टाइम T लगा है, 6 घंटे लगे हैं। तो अगर हम इस केस में स्पीड निकालें तो स्पीड हो जाएगा S प्लस 8, यानी P की जो स्पीड है ये, और P ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, PC अपॉन टाइम 6 घंटे। अब ये देखिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि 162 PQ की लेंथ दिया हुआ है, तो अगर हम इसकी लेंथ मान लेते हैं x अगर इसकी लेंथ हम मान लें तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 162 माइनस एक्स, यानी P से लेके C तक की दूरी अगर हम ये इतनी 100 x मान लेते हैं तो ये बची कितनी, 162 माइनस एक्स, क्योंकि अगर इनको सम करेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये वापस से PQ की लंबाई 162 आ जाएगी। तो इस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, तो QC बराबर हो गया 162 माइनस एक्स बाई 6 इज इक्वल टू एस। एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और इसका यूज़ करें तो s प्लस 8 इज इक्वल टू PC की वैल्यू हो गई हमारी P, और C की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक PC की वैल्यू हो गई x अपॉन 6। अब हमें s की वैल्यू चाहिए तो x एलिमिनेट करना है, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ से उठा लें तो x की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 6s प्लस 48 इज इक्वल टू x एलिमिनेट हो जाए हमारा तो s की वैल्यू आ जाएगी। इस x की वैल्यू को हम यहाँ डाल दें तो सब s के टर्म में हो जाएगा और s ही हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 6s बराबर 162 माइनस x, और x की वैल्यू कितनी है 6s प्लस 48। ध्यान दीजिएगा माइनस है तो इसलिए ये ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6s बराबर 162 माइनस 6s, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस 48। तो 6s इधर है और ये माइनस 6s है, तो जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6s। तो 6 प्लस 6 यानी 12s बराबर हो जाएगा 162 में से 48 गया तो 12 में से 8 गया 4, ये हो जाएगा 15 में से 4 गया 11, यानी स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 114 डिवाइडेड बाई 12। 3 से काट लेते हैं तो 3 3 9, और ये हो जाएगा 3 8 24, और ये हो जाएगा 4
यानी 19 2 से काटते हैं, ये 19 टाइम चला जाएगा, ये 2 टाइम, यानी 19/2, यानी करीब ये हो जाएगा 2 9 18, 1/2 मीटर पर सेकेंड। और चूंकि ये किलोमीटर पर घंटे में था तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें यूनिट कहीं चेंज नहीं किया है। ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस सीरीज में मैथ के जो भी चल रही क्लासेस, चाहे इसके पहले मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाया, पाइप एंड सिस्टम पढ़ाया और एजेस के प्रॉब्लम्स कराए, अब ट्रेन के प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। तो ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरे बेसिक से लेके एडवांस तक हो, और ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एक सेट पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इस वीडियो सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं और खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो देखिएगा आपके सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। बस आप ध्यान से उन वीडियोस को देखिए और कोशिश करिए कि क्वेश्चन लगाने से पहले आप खुद ही एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, उसके बाद से आप उस चीज़ को दोबारा देख लीजिए, तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हुए चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि P और Q 27 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसको अगर फिगर में बनाएं तो मान लेते हैं P यहाँ कहीं है, Q यहाँ कहीं है, Q यहाँ कहीं है, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो 27 किलोमीटर दे रखा है। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 24 किलोमीटर पर घंटा और 18 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक साथ, अब देखिए टाइम एक साथ है, P तथा Q से चलती है और एक ही दिशा में यात्रा करती है। मतलब P से भी कहीं चल रही है गाड़ी, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, ये 24 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं, और ये देखिए Q से तथा 18 किलोमीटर घंटा की गति के साथ एक साथ P तथा Q से चलती है और एक ही दिशा में यात्रा करती है। मतलब Q से भी जो यात्रा करेगी वो इसी डायरेक्शन में करेगी, यानी पूरब की तरफ चलेगी, ईस्ट की तरफ, और इसकी स्पीड है 18। तदनुसार यदि वे Q से आगे यानी इस पॉइंट से आगे कहीं मिलेंगी, एक बिंदु R पर मिलती हो, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं R होगा, ये कहीं R पे मिलती होंगी, क्योंकि अब देखिए कॉमन सेंस कि पहली वाली का स्पीड ज़्यादा है तभी ये दूसरी वाली गाड़ी को कहीं क्रॉस करेगी यानी कहीं मिलेगी। तो क्यू आर की दूरी कितनी है, मतलब यही क्यू आर हमसे पूछा है और दिया है कि ये आर पे मिलती है, एक बिंदु आर पे मिलती है। तो जब मिलेंगी, मैं इसको आर को यहाँ बना दूँ, यहाँ मान लेते हैं आर है, यहाँ पे आर है, तो जब ये मिलेगी तो ये यहाँ कहीं होगी और ये भी यहाँ पे आर पे कहीं पहुंची होगी और ये मिल रही होंगी। तो इसको मैं P दे दे रहा हूँ, ये पहली गाड़ी है, और ये Q ही दे देता हूँ। तो हमसे पूछा है QR की दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दे रखा है। तो पहली गाड़ी P चलते समय यहाँ पे कहीं मिली होगी, R पे पहुंची होगी, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हो जाएगा PQ प्लस QR, यानी डिस्टेंस ऑफ P अगर ले लें हम, डिस्टेंस ऑफ P, तो ये हमारा हो जाएगा PQ प्लस QR, यानी ये हो जाएगा 27 प्लस QR को मान लेते हैं X या QR ही ले लेते हैं। और दूसरे केस में जो गाड़ी Q है वो QR ही दूरी तय कर रही है, QR, यानी इस केस में जो डिस्टेंस होगा Q का वो हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ट्रेन Q, वो हो जाएगा QR के बराबर, और QR की वैल्यू हमें चाहिए। तो QR की वैल्यू अगर चाहिए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और इस केस में जो स्पीड Q होगा वो 18 दे रखा है, और इस केस में जो स्पीड ऑफ P दे रखा है, यानी जो P की गति है वो हमें 24 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है, और ये 18 किलोमीटर पर घंटा, और हमें QR चाहिए यानी डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अगर हम डिस्टेंस ले लें Q का तो वो है हमारा QR जो कि हमें चाहिए, और स्पीड जो है वो 18 है, लेकिन हमें टाइम नहीं पता है। अगर हमें टाइम मिल जाए तो हमारा QR की वैल्यू आ जाएगी। बस इस क्वेश्चन में टाइम निकालना, और इस क्वेश्चन में अगर हम डिस्टेंस लगाएं, P के लिए डिस्टेंस लगाएं, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इस केस में भी लगेगा, और डिस्टेंस P का कितना है 27 प्लस QR, और स्पीड कितनी दे रखा है 24 दे रखा है P का, और ये टाइम। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें लिखा था कि दोनों रेलगाड़ियां कुछ स्पीड दे रखा था एक साथ चलती हैं, और जब मिलेंगी तो वो एक ही समय हो रहा होगा। तो मान लीजिए ये सुबह
8 बजे चल रही है P और ये 10 बजे चल रही है और दोपहर में 12 बजे पहुंचती हैं। तो उस केस में 8 बजे चल रही है तो ये 12 बजे पहुंच रही है, तो 4 घंटे का समय लिया। और ये 10 बजे सॉरी ये अभी 8 बजे चल रही है और ये भी 12 बजे पहुंच रही है, तो ये भी 4 घंटे का समय ले रही है। मतलब इसको भी यहाँ तक पहुंचने में टी टाइम लगा है और इसको भी यहाँ तक पहुंचने में टी टाइम लगा है, क्योंकि एक साथ चल रही है और जब मिलेगी तो उस समय घड़ी में एक ही समय हो रहा होगा। तो 8 से 12 यानी 4 घंटे का, और ये एक साथ चल रही है यानी 8 से ये भी 12, 4 घंटे का। तो इस केस में भी जो ये टी होगा, यहाँ पे भी जो ये टाइम लगी वो टी लेगी, हम मान लेते हैं टी। तो बस अब टी की वैल्यू यहाँ से 2 इक्वेशन आ गई और 2 वेरिएबल आ गए। हमें टी एलिमिनेट कर लेना है तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्यू आर टी की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दीजिए, तो टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्यू आर अपॉन 18। अब इस टी की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 27 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 24 इंटू टी, और टी की वैल्यू क्यू आर अपॉन 18। बस क्यू आर के टर्म्स में आ गया, बस सॉल्व कर लेना। तो 6 3 18, 6 6 24, तो यानी हो जाएगा 27 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 4/3 क्यू आर। अब ये क्यू आर को इधर घटा लीजिए, तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 27 इज इक्वल टू 4/3 क्यू आर माइनस क्यू आर, यानी ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1/3 क्यू आर, यानी क्यू आर की जो वैल्यू हो गई वो हो गई, ये 3 यहाँ चला जाएगा, यानी 21 81 27 गुणे 3 81 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो गया, यानी जो क्यू आर की वैल्यू आ गई 81 किलोमीटर। ऑप्शन पे टिक करिए और आगे बढ़िए। देखिए ये सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको काफ़ी समय लेके एकदम शुरुआत से लेके अंत तक एकदम बेसिक तरीके से समझाया कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या निकालना है। तो इस तरीके के पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। और अगले वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे और फिर आगे का जो मैथ्स के कोर टॉपिक्स हैं वो हम लोग शुरू करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।